सुप्रभातम। नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में कक्षा 10th के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में चैप्टर 4 में अपन ने नाट्यांश पढ़ा था। अब चैप्टर 5 जो आता है आपके सामने लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पे, जिसका नाम है वाक्यली अर्थात जिसको बोलते हैं प्रहेलिका। हिंदी में प्रहेलिका बोला जाता है और साधारण भाषा में जिसको बोलते हैं पहेलियाँ, जो अपने बुजुर्ग लोग भी घर पे भी पूछते भाई इसका बोलते हैं भाई इसका अर्थ बता दो, आपको ये दे दूंगा वो दे दूंगा, वो प्रहेलिका होती है। संस्कृत भाषा के माध्यम से यहाँ आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। इन प्रहेलियों को आपको पढ़ करके जो सही उत्तर होगा वो हमें यहाँ लिखना है। प्रहेलिका नाम है, वाक्य के लिए संस्कृत में बोलते हैं। तो देखिए इस प्रहेलिका में आपको सार आपको सामने पे पहले बता रहा हूँ कि प्रहेलिकाम को न जानाती, प्रहेलिका को कौन नहीं जानता है, अर्थात सभी जानते हैं। कम व जन्म नाकर्षति मनोविनोद कारिणी, किसके मन को आनंदित नहीं करती है ये आनंदित करने वाली प्रहेलिका। ऐसा खलु मनोरंजन से प्राचीना विधा वर्तते, यह मनोरंजन की एक सबसे प्राचीन तरीका है, यानी मनोरंजन का एक सबसे प्राचीन तरीका है। उक्ति प्रहेलिका उक्ति वैचित्रम वाक्यली इत्यादि शब्दा पर्याया संति, यानी प्रहेलिका और प्रहेलिका उक्ति और वैचित्रम वाक्यली, ये सभी इस प्रहेलिका के पर्याय शब्द हैं। क्या हैं? पर्याय शब्द, यानी इस प्रहेलिका को प्रहेलिका भी बोलते हैं, प्रहेलिका भी बोला जाता है, उक्ति भी बोलते हैं, वैचित्र भी बोलते हैं, वाक्य के लिए भी बोला जाता है। प्रायशः विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्रहेलिका प्रचलति, प्राय विश्व की सभी भाषाओं में प्रहेलिकाएं चलती है। आंग्ल भाषायाम प्रहेलिका करते पजल और रिडल इत्यादि शब्द प्रयोग प्रसिद्ध है। अब अंग्रेजी जो भाषा की बात करें तो अंग्रेजी भाषा में प्रहेलिका के लिए पजल और रिडल इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी इस प्रहेलिका को अंग्रेजी भाषा में PUZZLE पजल और RIDDLE रिडल, इन दो नामों से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में इस प्रहेलिका को पजल भी बोलते हैं और रिडल भी बोला जाता है। प्रहेलिकायाम प्रश्न भवति, प्रहेलिका में क्या होता है? पहले प्रश्न होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके उत्तर उसको पढ़कर देने होते हैं। तो प्रहेलिकायाम प्रश्न भवति, प्रहेलिका में प्रश्न होते हैं। यस्य उत्तरम, उसका जो उत्तर है वो श्रोता अन्वेषणीय भवति, उसका उत्तर जो है सुनने वाले को खोजना होता है। यानी प्रहेलिका को में प्रश्न पूछे जाते हैं तो एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है और जो सुनने वाले हैं वो उसका उत्तर खोजते हैं। प्रहेलिका दो प्रकार की होती है, स्वपदोत्तर प्रहेलिका और अस्वपदोत्तर। ये जो प्रहेलिका है उसके दो प्रकार होते हैं। प्रहेलिका कितने प्रकार होते हैं? दो। पहला है स्वपदोत्तर और दूसरा है अस्वपदोत्तर। इसमें इसका उत्तर अपने पदों में ही होता है, अपने पदों में ही उत्तर होता है। अस्वपदोत्तर में उत्तर बाहर से ढूंढकर दिया जाता है, यानी पढ़कर सोच समझकर उसमें उत्तर दिया जाता है। किसमें? अस्वपदोत्तर में। और स्वपदोत्तर में
अपने पदों में है उसका उत्तर निहित होता है। स्वपदोत्तर प्रहेलिकायां पृष्ठस्य प्रश्नस्य उत्तरम प्रहेलिकाया पदेषु एव क्वचित् निहितम भवति। स्वपदोत्तर जो प्रहेलिका होती है उसमें पूछे गए प्रश्न का उत्तर प्रहेलिका के पदों में ही कहीं ना कहीं छिपा हुआ होता है, यानी उस प्रहेलिका के जो पद हैं वाक्य के शब्द उन शब्दों में कहीं ना कहीं छिपा हुआ होता है। स्वपदोत्तर प्रहेलिका में उत्तर बाहर से नहीं पदो निवष्टु, न तो बाहर से होता है न पदों में नहीं होता, उसका उत्तर हमें बाहर से मतलब सोच समझ कर था, मन से सोचते हैं भाई ये प्रहेलिका किस भाव को स्पष्ट कर रही है, इसका उत्तर क्या होना चाहिए, उस प्रकार उसका उत्तर दिया जाता है। तो प्रहेलिका कितने पद हो गए? 2। स्वपदोत्तर अस्वपदोत्तर। स्वपद प्रहेलिका तो उत्तरम बहिरेव न तो पदेषु विशिष्ट प्रहेलिकासु या चमत्कृत दृश्यते सा कदाचित् श्लेष। प्रहेलिका में हमेशा चमत्कार, श्लेष आदि अलंकारों के माध्यम से, कहीं भी संधि समास के माध्यम से, कहीं संधि और समास के माध्यम से उत्पन्न होता है। स्वपदोत्तर जो पहेली है उसमें जो उत्तर है संधि समास के माध्यम से, श्लेष यमक भ्रांति आदि अलंकारों के माध्यम से उत्तर उत्पन्न होता है। प्रहेलिका न केवलम मनोविनोदकारिका अपितु बौद्धिक व्यायाम साधिका संति। ये प्रहेलिकाएं जो है वो व्यक्ति का मनोविनोद करने वाली, मन को आनंदित करने वाली, अपितु बौद्धिक व्यायाम साधिका भी संति, अपितु बौद्धिक व्यायाम भी करने वाली होती था, शारीरिक शक्ति स्मरण शक्ति भी इनसे बढ़ती है। प्रहेलिकाएं जो है ये व्यक्ति का मनोविनोद ही नहीं करती है, ये व्यक्ति का शारीरिक व्यायाम भी करती है, यानी बुद्धि का व्यायाम भी करती है, बुद्धि का व्यायाम साधिका भी होती है। इयम शाब्दिक क्रीड़ा अपनी बौद्धिक क्रीड़ा चापी दे, इनमें शब्दों की खेल और बुद्धि का खेल होता है। प्रहेलिका में शब्दों का खेल और बुद्धि का खेल होता है, बुद्धि का खेल होता है। ये 2 प्रकार के शब्द प्रहेलिका में अर्थ छिपा होता है, बुद्धि का और शब्दों का खेल। संस्कृत कवय प्रहेलिका या परंपरा संवर्धितम वर्तते। संस्कृत कवियों ने प्रहेलिका की परंपरा को बढ़ाया है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में कासन प्रसिद्धा प्रहेलिका, इस पाठ में कुछ प्रसिद्ध प्रहेलिकाएँ विविध ग्रंथेभ्य, विविध ग्रंथों से समाकृष्य यानी लाकर के प्रस्तुत की गई है। इस पाठ में कुछ प्रसिद्ध प्रहेलिकाएँ विविध ग्रंथों से लाकर इकट्ठी की गई है, प्रस्तुत की गई है। आगम्यताम, आइए पाठ्यताम पढ़ते हैं और अब आस्वाद्यताम और उनको ग्रहण करते हैं। ये इस प्रहेलिका के सार में बताया गया है। तो प्रहेलिका को वाक्य के लिए बोलते हैं, इंग्लिश में पजल और रिडल बोला जाता है। प्रहेलिका के प्रहेलिका उक्ति व चित्र एक वाक्य के लिए इसके पर्यायवाची शब्द हैं और शब्दों का खेल और बुद्धि का खेल है। प्रहेलिका का जो उत्तर देना है मानो एक तरह शब्दों का और बुद्धि का खेल है। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं प्रहेलिका में, स्वपदोत्तर, अस्वपदोत्तर। यानी प्रहेलिकाएं 2 प्रकार की होती है, स्वपदोत्तर, अस्वपदोत्तर। स्वपदोत्तर में अपने पदों में ही उसका उत्तर निहित होता है, पढ़कर उसका उत्तर चुनते हैं। वर्णों के जगह पहला दूसरा वर्ण मिलकर इसका उत्तर होगा या तीसरा शब्द इसका उत्तर होगा। स्वपदोत्तर में न बाहर से न सोच अंदर से प्रश्न पूछते हैं। इसमें यमक, भ्रांति, श्लेष, संधि, समास आदि के द्वारा चमत्कारिक अर्थ इसमें प्रकट होता है। वो स्वपदोत्तर पहेलियाँ कहलाती है। समझ गए प्यारे बच्चों? अब आती है वाक्य के लिए। इसमें देखो अपने 10 पहेलियाँ पूछ रहा है इस पाठ में अपन से। तो अपन पहली पहेली पढ़ते हैं। पहेली नंबर 1 है, कस्तूरी जायते कस्मात् कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करीणाम कुलम
को हन्ति करीणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहः पलायते। मृगात् सिंहः पलायते। मृगात् सिंहः पलायते। अब देखो, कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी जायते कस्मात्, को हन्ति करीणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहः पलायते। अब देखो, सभी पद अलग अलग है इसमें, क्योंकि मैंने बताया था जब पद्य हो उसको हम पदच्छेद करते हैं, गद्य में आते हो पढ़ते समझ आते हैं, पदच्छेद करते ही पद्य का अर्थ निकलता है। जैसे कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करीणाम कुलम, पूरे अलग अलग हैं। किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहः पलायते। अब इसका अन्वय हो रखा है कस्तूरी कस्मात् जायते, अन्वय है कस्तूरी कस्मात् जायते। ये बन गया। करीणाम कुलम को हन्ति, करीणाम कुलम को हन्ति। तीसरे में आ जाओ, कातर युद्धे किम कुर्यात्, कातर है युद्धे किम कुर्यात्। और चौथा है जो इसमें आंसर हो रहा है। अब इस पहली में देखो, तीन प्रश्न बन रहे हैं। कस्तूरी कस्मात् जायते, करीणाम कुलम को हन्ति, कातर युद्धे किम कुर्यात्, कातर युद्धे किम कुर्यात्। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर इसी पहेली के अंतिम तीनों शब्द उत्तर हो रहे हैं। वो अपन को विवेक से करने कैसे, तो इस पदोत्तर पहेली होगी ना भाई, इसी में इसका उत्तर है। तो कस्तूरी कस्मात् जायते, कस्तूरी कहाँ प्रकट होती है, तो इसका उत्तर इसी में हो रहा है मृगात्। आ रहा लास्ट में तीसरा, तीसरे का पहला, अंतिम पद का पहला इसमें जाएगा मृगात्, यानी हिरण से। कस्तूरी कहाँ प्रकट होती है, हिरण से, तो मृगात्। करीणाम कुलम को हन्ति, सिंह। हाथियों के कुल को कौन मार सकता है, शेर, तो सिंह है। तीसरा आ गया। दूसरा, तीसरे में देखो, कातर युद्धे किम कुर्यात्, डरपोक यानी कायर युद्ध में क्या करता है, पलायते यानी भाग जाता है। कातर युद्धे पलायते। तो तीनों पहेली में आए तीनों प्रश्न का उत्तर हो गया। देखिए, कस्तूरी कस्मात् जायते, मृगात्, यानी यहां से आ गया मृगात्। करीणाम कुलम को हन्ति, सिंह। कातर युद्धे किम कुर्यात्, पलायते। अब भावार्थ समझ लो कि कस्तूरी कहाँ प्रकट होती है, मृगात्, हिरण से। करीणाम कुलम को हन्ति, हाथियों कुल को कौन मारता है, सिंह, शेर। कातर युद्धे किम कुर्यात्, कायर युद्ध में क्या करता है, पलायते यानी भाग जाता है। स्पष्ट। हम पहले वाली पहली समझ में आ गई। दोबारा फिर देख लो, कस्तूरी कस्मात् जायते, मृगात्, हिरण से। करीणाम कुलम को हन्ति, सिंह। कातर युद्धे किम कुर्यात्, पलायते। स्पष्ट। अब आ जाइए दूसरी। भोजनान्ते च किम पेयम, भोजनान्ते च किम पेयम, जयंत कस्य वै सुतः,
जयंत कस्य वै सुतः जयंत कस्य वै सुतः कथम विष्णु पदम प्रोक्तम कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। ये देखिए, भोजनान्ते च किं पेयम जयन्ते कस्य वै सुतम कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। पदच्छेद करते हैं। भोजनान्ते च किं पेयम अलग है, जयन्ते कस्य वै सुते सभी अलग हैं, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम अलग है, तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। यानी पहले वाली पहेली के समान इसका उत्तर ढूंढना है। स्वपदोत्तर पहेली भी इसी में लास्ट में इनका उत्तर छिपा हुआ है, इन्हीं पदों में इसका उत्तर दिया गया है, वो भी देखते हैं। तो देखो अन्वय देखो पहले, भोजनान्ते च किं पेयम भोजनान्ते च किं पेयम। दूसरा है जयन्ते कस्य वै सुतः जयन्ते कस्य वै सुतः। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? जयंत किसका पुत्र था? विष्णु पदम कथम प्रोक्तम विष्णु पदम कथम प्रोक्तम। विष्णु पदम कथम प्रोक्तम यानी विष्णु का पद कैसा बताया गया है। इसी का उत्तर देखो इस पहेली में आ रहा है, तक्रम शक्रस्य दुर्लभम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। यानी भोजनान्ते च किं पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? जयन्ते कस्य वै सुतः, जयंत किसका पुत्र है? विष्णु पदम कथम प्रोक्तम, विष्णु का पद कैसा बताया गया है। तो भोजनान्ते यानी भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? तो लास्ट में आ रहा है तक्रम, तक्रम यानी होता है छाछ या मट्ठा जिसको बोलते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा तक्रम। जयंत कस्य वै सुतः, जयंत किसका पुत्र है? देखो शक्रस्य, शक्र इंद्र का पर्यायवाची है और षष्ठी में बन गया शक्रस्य यानी इंद्र का, शक्रस्य। विष्णु पदम कथम प्रोक्तम, विष्णु का पद कैसा बताया गया है? दुर्लभम, यानी विष्णु का पद दुर्लभ व्यक्तियों को ही मिलता है, भक्तिशील व्यक्तियों को ही, भगवान का भक्ति करने वालों को ही विष्णु पद मिलता है। तो विष्णु के पद को कैसा बताया गया है? दुर्लभ। अब समझ लो, भोजनान्ते च किं पेयम तक्रम, इसी में से आ गया पहले में से, देखो अंत में भोजनान्ते तक्रम पेयम जयन्ते कस्य वै सुतः, शक्रस्य, शक्कर का इंद्र का। विष्णु पदम कथम प्रोक्तम दुर्लभम, विष्णु का पद कैसा बताया गया है? दुर्लभ बताया गया है। समझ गए प्यारे बच्चों? अब आ जाइए अगले तीसरे में चलते हैं। दोनों पहेलियां मैं मानता हूँ आपको आ गई होगी समझ में। अगर फिर भी कुछ कमी रह जाए तो ऑफलाइन क्लास जब आपकी विद्यालय में चलेगी हम आपको विस्तार से और दोबारा बता देंगे। रवे कवि किम समरस्य सारम, रवे कवे किम समरस्य सारम, कृषेर भयम किम किमदंती
क्रसेर्भयं किम किमदन्ति भृङ्गः सदा भयं चाप्य भयञ्च केषां सदा भयं चाप्य भयञ्च केषां भागीरथी तीरसमाश्रितानां भागीरथी तीर समाश्रितानां। ये देखो, ये पहले आपके सामने रवे कवे किम समरसे सारम क्रसेर्भयं किम किमदन्ति भृंगा सदा भयं चाप्य भयञ्च केषां भागीरथी तीर समाश्रितानां भागीरथी तीर समाश्रितानां। पहले और दूसरी पहली जैसे अपन ने हल करी, वैसे ही इस तीसरी पहले का आंसर इसी में, ये भी स्व पदोत्तर ही है, अर्थात इन्हीं में ही इस पदों में इस पहली के दिए गए प्रश्नों का उत्तर निहित है कि रवे कवे किम समरस्य सारम क्रसेर्भयं किम अदंति भृंगा सदा भयं चापे भयंच केषां भागीरथी तीर समाश्रितानां। अब है कि रवे कवे समरस्य सारम किम, अन्वय है रवे कवे समरस्य सारम किम, रवे कवे समरस्य सारम किम क्रसे भयम किम क्रसे भयम किम, यानी कृषि को भाई कैसे भृंगा किम अदंती भृंगः किम अदंती भृंगा किम अदंती केषां च सदा भयम। ये देखो केषां च अलग लिख लेगा, सदा भयम केषां च सदा भयम और केषांच सदापि अभयम, केषां च सदा अभयम। ये देखो 4 प्रश्न है, इसमें 5 प्रश्न बन रहे हैं। इन 5 प्रश्नों का उत्तर इसी में है कि रवेः कवेः समरसे सारम किम, रवे कवे समरसे सारम किम क्रसे भयम किम भृंगा किम अदंती केषां च सदा भयम और केषां च सदा अभयम। इसका जो उत्तर है वो उसी प्रकार लास्ट वाली पंक्ति में आ रहा है, भागीरथी तीर समाश्रितानाम। कैसे आ रहा है वो समझिए। देखो रवे कवे समरस्य सारम किम, अब रवे कवे समरस्य सारम किम, इसमें देखो रवे, रवे का मतलब रवि सूर्य, कवे कवि का, समरस्य यानी युद्ध का, सारम यानी सार, किम यानी क्या है, किम यानी क्या है, कि रवि सूर्य, कवि कवि का और समरस्य युद्ध का सार क्या है। तो इसमें देखिए रवे, इसमें आई देखो भा, ये तो रवि का सार हो जाएगा भा, रवे
यानी भा, भा यानी होता है कांति, या प्रकाश, कांति या प्रकाश है। कवे, कवि का सार है गी, इसमें आया गी, ये कवि का सार हो गया। गी यानी वाणी या उसकी भाषा। जैसे कवि की वाणी या भाषा होगी वैसे ही कवि का सार होगा। तो ये कवे या गी इति सार वाणी या भाषा। तो रवे कवे समरस सारम, अभी लिख देंगे एक साथ, इसमें आ जाएगा नीचे आंसर। इसके बाद समरस्य, समरस्य यानी युद्ध का सार क्या है? रथी, आया रथी, इसका सार है रथी यानी वीर या योद्धा। युद्ध का सार है वीर या योद्धा। जैसा वीर या योद्धा होगा वैसा ही युद्ध का सार निकलेगा। वीरता से युद्ध लड़ेगा तो सार का, युद्ध का सार भी अच्छा आएगा। तो इसके उत्तर हो गए रवे कवे समृत सारम किम, रवे भागी रहती। तो कांति प्रकाश वाणी भाषा वीर, और समरस सारम वीर योद्धा, कवे सारम वाणी भाषा, और रवे सारम कांति या प्रकाश। तो रवि का सार है कांति प्रकाश, कवि का सार है वाणी भाषा, और समरस सारम वीर योद्धा। इसके बाद कृष्य भयम किम भवति, यानी कृषि को भय किससे होता है? कृष्य भयम, इसमें इति यानी यहां से रथी आया ना, यहां से इसमें से ये निकल जाएगा इति। कृषि को भय किससे है? इति से। ये इतियां तीन प्रकार की होती है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि और ओलावृष्टि। और वैसे भी सलबा मूसका, कोई टिड्डियां जाती है, चूहे काट जाते हैं, और कई जानवर हानि पहुंचा देते हैं। लेकिन मुख्य रूप से तीन प्रकार की इति है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि। ये तीन प्रकार की इतियों से है। तो इतियां तीन हो गए ने, अति इत वृष्टि ई, अनावृष्टि ई और ओलावृष्टि ई। सभी के अंत में ये आ रहा है, अतियां तीन प्रकार की इति है। तो कृषि को भय इनसे होता है, अतिवृष्टि ज़्यादा बरसात हो जाती है तो भी खेती बिगड़ जाती है, और अनावृष्टि बरसात नहीं होती है तो भी खेती बिगड़ जाती है, और ओलावृष्टि तो होती है तो भी खेती डूब जाती है। तो कृषि को इन तीन प्रकार की अतिवृष्टि, अनावृष्टि और ओलावृष्टि तीन प्रकार की इतियों से डर रहता है। तो इति इसमें से आ गया। भृंगा की मदंती, ये देखो रसम, भृंगा की मदंती रसम यानी पुष्प रस, पुष्प रसम। भंवरे क्या ग्रहण करते हैं? रस को। भंवरे क्या ग्रहण करते हैं? रस को। रसम, पुष्प रसम, पुष्प रस। फूलों पर बैठता है भंवरा, वहां से पुष्प रस को ग्रहण करता है। केशाम च सदा भयम, तो यहां से रस आ गया। इसके बाद आ जाओ, केशाम च सदा भयम, किनको हमेशा डर रहता है? आश्रितानाम, रसम आ गया, इसमें स्वर निकलेगा अलग से, आश्रितानाम, आश्रितानाम यानी पराश्रित। पराश्रित को हमेशा भय रहता है। जो दूसरे के ऊपर आश्रित रहता है, जो व्यक्ति दूसरों के ऊपर आश्रित रहता है, उन्हें हमेशा जीवन में भय रहता है कि कहीं मुझे ये मेरे से यानी धोखा नहीं कर दे। इसलिए पराश्रित जो व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति दूसरे के ऊपर आश्रित है जीवन में, वो हमेशा भयशील रहता है। तो हमेशा दूसरे पर आश्रित रहने वाले व्यक्ति को भय रहता है। अंत में पहेली में आ रहा है केशाम च सदा अभयम, तो इसका पूरी पहेली का उत्तर हो जाएगा
भागीरथ तीर समाश्रितानाम, भागीरथी तीर समाश्रितानाम, यानी भागीरथ का मतलब गंगा के तीर यानी किनारे, समाश्रित यानी आश्रय लेने वाले अर्थात रहने वालों को हमेशा अभय रहता है। गंगा के किनारे निवास करने वाले व्यक्तियों को हमेशा डर नहीं रहता है कि हमें आखिर अंत में हमें यही गंगा में ही आना है, इसलिए उनको हमेशा डर नहीं रहता है। तो ये पूरी पहले का उत्तर यहाँ आ जाएगा, भागीरथ तीर समाश्रिता नाम, गंगा के किनारे निवास करने वाले व्यक्तियों को कभी डर नहीं रहता है। समझ गए? अब दोबारा देख लो विस्तार से। रवे कवे समरसे सारे किम, रवि का सहारे कांति प्रकाश, कवि का सहारे गी वाणी भाषा, समरस्य सारथी वीर यानी योद्धा। कृषि भयम किम, इति से अतिवृष्टि अनावृष्टि ओलावृष्टि, 3 प्रकार की इतियाँ होती है, अतिवृष्टि अनावृष्टि ओलावृष्टि, इससे कृषि को डर रहता है। भृंगा की मदंती रसम, पुष्प रस ग्रहण करते हैं। और केशाम च सदा भयम आश्रितानाम, केशाम च सदा अभयम, किनको हमेशा डर नहीं रहता है, भागीरथी तीर समाश्रिता नाम, अर्थात गंगा के किनारे निवास करने वालों को हमेशा डर नहीं रहता है। समझ गए प्यारे बच्चों? अब आ जाइए चौथे पहेली में। पहेली नंबर 4 है, सीमंत नीसु का शांता, सीमंत नीसु का शांता, सीमंत नीसु का शांता, राज्ञा को राजा को अभूत गुणोत्तम है, राजा को अभूत गुणोत्तम है, राजा को अभूत गुणोत्तम है, विद्वद्वी का सदा वंदे, का सदा वंद्य है, विद्वद्वी का सदा वंद्य है, अत्रैवोक्तम न बुध्यते, वोक्तम न बुध्यते, अत्रैवोक्तम न बुध्यते। अब देखो, सीमंत नीसु का शांता, राजा को अभूत गुणोत्तम है, विद्वद्वी का सदा वंद्य है, अत्रैवोक्तम न बुध्यते। अब देखो इसमें अन्वय है सीमंत नीसु शांता का, सीमंत नीसु सीमंत नीसु शांता का, यानी राजा को भूत गुणोत्तम है, राजा गुणोत्तम है, राजा कै भूत, कैभूत, विद्वद्वी सदा वंद्य कै, विद्वद्वी सदा का वंद्या, विद्वद्भी सदा
वंदे, विद्वद्भि का सदा वंदे, अत्र एव उक्तम न बुध्यते, ये लास्ट वाले रहेगी ना, अत्र एव उक्तम न बुध्यते। अब देखो इसमें क्या होता है कि सीमंत नीसु का शांता, सीमंतनी, सीमंत बोलते हैं नारी को, का शांता, नारियों में श्रेष्ठ कौन है? शांता शब्द का मतलब श्रेष्ठ, अच्छी, बढ़िया। गुणोत्तम राजा कैबूत, गुणों में श्रेष्ठ राजा कौन है? गुणों में श्रेष्ठ राजा कौन है? विद्वद्भि का सदा वंदे, विद्वानों के द्वारा हमेशा वंदनीय अर्थात पूजनीय कौन है? अत्र एव उक्तम न बुद्धि, इस प्रकार हमें इसका उत्तर जानना चाहिए, इस प्रकार हमें इसका उत्तर जानना चाहिए। यानी इस पहेली में इसका उत्तर है, तो वो तीन पहले एक तरह से यदि स्वपदोत्तर, तो ये भी स्वपदोत्तरी है। इसमें देखो इस पहेली में पहले पद का पहला और दूसरे पद का अंतिम वर्ण मिलकर उसका उत्तर हो रहा है कि सीमंत नीसु का शांता, यानी नारियों में श्रेष्ठ नारी कौन है, यानी इसी पद में इसका उत्तर है, इसलिए क्या है? स्वपदोत्तर। पहले पद में देखो पहला वर्ण क्या है? सी, अंतिम पद क्या आ रहा है? ता, तो इसका उत्तर क्या हो गया? कौन है नारियों में श्रेष्ठ? मिला दो सीता और ये बन गया सीता। नारियों में श्रेष्ठ स्त्री कौन है? सीता। गुणोत्तम राजा के अभूत, गुणों में उत्तम राजा कौन है? गुणों में उत्तम राजा कौन है? तो रे और इसका पद का उत्तर मिल जाएगा, गुणों में उत्तम श्रेष्ठ राजा कौन है? तो देखो पहली में यहाँ से और यहाँ ता बना था ऊपर वाले में, इसीलिए तो सीता बना था। पहली में से देखना, अन्य में से नहीं। तो यहाँ पहला पद आ रहा रा और यहाँ अंतिम पद आ रहा मैं। आ गया दूसरी पंक्ति में, तो यहाँ इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गुणों में श्रेष्ठ राजा कौन था? राम है, राम। गुणों में श्रेष्ठ राजा कौन था? राम। विद्वद्भि का सदा वंदे, विद्वानों के द्वारा हमेशा वंदनीय कौन है? तो इसमें देखो ये पहले पद का अंतिम पद, ये पहला वर्ण आ गया वी और ये यहां पर ध मिला दो, विद्या। क्या आ गया? विद्या। वी और ध्या, विद्या। विद्वानों के द्वारा हमेशा वंदनीय कौन है? विद्या। अत्र ए उक्तम बुद्धि, इस प्रकार हमें जानना चाहिए, इस प्रकार हमें समझना, उत्तर समझना चाहिए। इस प्रकार हमें उत्तर समझना चाहिए। समझ गए? अब समझ लो, सीमंत निशु का शांता, तो सी और ता पहला और अंतिम पद में क्या बन गया अपना उत्तर? सीता। गुणोत्तम राजा कैबोध राम है। विद्वद्भि का सदा वंदे विद्या। इस प्रकार भी हमें उत्तर समझना चाहिए। तो इस प्रकार ये आपको चार पहेलियां बताई गई है, चार पहेलियां आपको अच्छी तरह से हल करवा दी गई है। अब अपनी नोटबुक में होमवर्क नोट करिए। अब आज देखो आपको पाठ, अपनी नोटबुक निकालो और गृह कार्य नोट करिए। पाठ 5 की 1 से 4 तक की पहेलियों का सार हल करो व याद भी करो।
पाठ 5 जो है पढ़े लिखा वाक्य ली, इसमें 1 से 4 तक की आपको ब्लैक बोर्ड पर अच्छी तरह से लिखकर समझाई थी। उनका सार आपको हल करना है और याद भी करना है। अगर कोई दिक्कत हो तो फिर ऑफलाइन क्लास जब लगे विद्यालय में हम आपको फिर से समझा देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।